मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चला हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इसमें टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार सीबीएसई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, जिसमें आता है शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड ऑल्सो मार्क ए इंसिडेंट angle of refraction and emergent angle and tell about the lateral displacement। तो ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। 3 नंबर का ये केवल और केवल इसका डायग्राम और इसके अंदर जो पूछता है वो चीज शो करना, यानी इसको लेबल करना पूछा जाता है। तो देखते हैं कि ग्लास स्लैब ले लेते हैं। सबसे पहले तो उस ग्लास स्लैब का केवल और केवल हम यहाँ पे लेंगे फ्रंट व्यू, यानी वो रखने के बाद सामने से कैसी दिखेगी। तो ये मैंने ग्लास स्लैब ली है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूँ। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस रे ऑफ लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से चला जाना था, लेकिन यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हो गया है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदला होगा। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n1 दे रहा हूं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान रहा हूं n2। तो ये आपका नॉर्मल है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो ये आपका क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। वैसे यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ n2 is greater than n1, means this one is denser medium and this one is rarer medium। When a ray of light goes from optically rarer medium to denser medium, then it is bent towards the normal due to decrement in its speed। तो ये कहाँ बैंड हो जाती है, towards the normal। तो ये इस तरफ बैंड होगी है आपकी। तो यहाँ पे ये जो एंगल आपका बनेगा ये वाला, दिस वन इज एंगल R, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, फिर दोबारा प्रोपगेटिंग मीडियम आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फिर दोबारा क्या डाल देता हूँ मैं, एक नॉर्मल डाल देता हूँ। ये जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस पॉइंट। इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आपके सेम रहेंगे, तो इसको भी नाम में क्या देता हूँ, R ही देता हूँ। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट आपकी फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होगी, अब जा रही है डेंसर टू रेयर, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये लाइन जो आपकी इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पार्ट था ये वाला, और ये आपकी जो ये रे हुई इसका नाम होता है इमर्जेंट रे। ये दोनों आपको इसमें पैरेलल होनी जरूरी होती है। तो ये आपका एंगल बना एंगल ऑफ इमर्जेंट E, और ये आपकी होगी इमर्जेंट रे। ठीक है। तो डायग्राम में एक चीज और शो करनी रहेगी है, यहां से ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये इसको लिखते हैं D से, और ये D होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से। तो यहाँ पे आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। ये होता क्या है, तो आप देख रहे हो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, ये आपका वापिस से मीडियम क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का n1, ये और ये क्या है आपका सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ n12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू n1 अपॉन
n2. This is equation number first. Also, refractive index of second medium with respect to first medium means n2 upon n1. This is equation number 2. तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन देखूं तो मेरे पास रिलेशन बन रही है n12 इज इक्वल टू 1 अपॉन n21. देखिए ये रिलेशन बन रही है कि नहीं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड. इसको क्या नाम दे रहा हूँ? इक्वेशन थर्ड. नाउ यूज स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे मैं क्या लगा देता हूँ? स्नेल्स लॉ का यूज कर देता हूँ. तो देखिए क्या होगा, साइन r इंटू n2 इज इक्वल टू साइन e इंटू n1. साइन e इंटू n1. क्या करना है मेरे को? मैं कर देता हूं यहाँ पे n1 अपॉन n2. n1 अपॉन n2 यानी इस n2 को इधर ले आता हूं और साइन e को इधर ले आता हूं. ये आ गया आपका साइन r अपॉन साइन e इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 और विच इज ऑल्सो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. ये आपके पास रिजल्ट बन गया है. तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू रख दूं तो उस वैल्यू को यहाँ रख दूं तो क्या बनेगा? तो साइन n12 की जगह पे क्या रख सकता हूँ? साइन r अपॉन में साइन e इज इक्वल टू 1 बाई n21. यानी अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो क्या होगा देख लीजिए. इसी में मैं चाहता हूँ कि n2 अपॉन n1 हो. क्या हो? n2 अपॉन n1. अब की बार मैं इस n1 को इधर लेके आऊंगा, साइन r को इधर. तो ये हो जाएगा आपका n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन e अपॉन साइन r. ये रिजल्ट बन जाएगा मेरे पास. इस रिजल्ट को उठा के यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n21. तो इसको मैं कहाँ रख दूँ? यहाँ पे साइन n21 की जगह पे रख देता हूँ. तो ये है 1 अपॉन साइन n21 यानी उल्टा हो जाएगा r अपॉन e. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन r अपॉन साइन e इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे. ये है साइन e अपॉन साइन r. साइन e अपॉन साइन r. ये रिजल्ट बना. अब यहाँ से देखिए साइन r कहाँ चला जाएगा? ऊपर. और आप देखोगे कि ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? दोनों तरफ वैल्यूज आपकी क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी. आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 के बराबर. और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं अगर इसी रूल को स्नेल्स लॉ को एक बार तो मैं यहाँ पे लगाऊं और दूसरी बार कहाँ पे लगाऊं? इस पॉइंट के ऊपर. तो क्या होगा देख लेते हैं. स्नेल्स लॉ की बार मैं यहाँ लगा रहा हूं तो क्या होगा देखिए. साइन i इंटू ऊपर क्या था? n1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइन r इंटू n2. तो वही मैं यहाँ पे भी निकाल देता हूँ आपका n2 अपॉन n1. यहाँ पे इसमें रखने के लिए n2 अपॉन n1 निकाल देता हूँ. तो क्या आएगा देखिए साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. तो ये आपका बिल्कुल सही है. ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि इसको 1 के बराबर प्रूव करके दिखाइए, और कई बार पूछ लेते हैं कि एंगल I और एंगल E को बराबर प्रूव करके दिखाइए. तो दोनों बराबर ही हैं. तो देखिए कैसे हैं वो हम प्रूव कर रहे हैं. तो ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दीजिए? इस इक्वेशन में. इस इक्वेशन को 4 नाम दीजिए. देखो एक बार मैंने इसी पे स्नेल्स लॉ लगाया है और दोनों की वैल्यू रखी है तो दोनों तरफ वैल्यूज बराबर आ गई हैं. ये भी कई बार पूछ लिया जाता है
ज्यादातर ये रिपीट होता है कि आप साइन आई और साइन ई को बराबर प्रूव करके दिखाइए, वो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, यानी ये n2/n1 यानी n2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखूंगा तो क्या आएगी, देखिए साइन r अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसको सोल्व करोगे तो साइन आर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई मीन्स साइन ई इज इक्वल टू साइन आई, और वी कैन ऑल्सो से एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके लिए टास्क रहेगी। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, और एक और आपकी बुक में लिखा मिलेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो वेवलेंथ से रिलेटेड आपका या वेवलेंथ का जो इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो प्रिज्म में आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे क्लियर होगा कि वेवलेंथ के ऊपर ये चीज कैसे डिपेंड कर रही थी। तो आप यहाँ पे अब तो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये लाइट रे कौन से मीडियम से आ रही है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कैसे करता है ये आपके लिए टास्क रहेगी। इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना होता है, केवल ये डायग्राम और साथ में ये प्रूव करना E इज इक्वल टू आई बहुत बार पेपर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में रिपीट हुआ है।